स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, आपने देखा होगा अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है बहुत बड़े युवा आंदोलन के बाद। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे स्टेबल यानी कि स्थिर मंत्रालय कौन सा रहा, आप तुरंत बिना देरी के जवाब दे सकते हैं गृह मंत्रालय अमित शाह, विदेश मंत्रालय S जयशंकर, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, इस तरह से। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इसी सरकार में एक मंत्रालय ऐसा भी है जहां मंत्रियों की मियाद क्रिकेट के फॉर्म से भी ज़्यादा तेजी से बदल जाती है। 12 सालों में 4 शिक्षा मंत्री बदले गए हैं। साथियों, सुरक्षा के पास निरंतरता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास निरंतरता है, अर्थव्यवस्था के पास स्थिरता है, विदेश नीति के पास तेजी है, लेकिन शिक्षा के पास क्या है? शिक्षा के पास बस एक घूमता हुआ दरवाजा है, एक रिवॉल्विंग चेयर है। 2014 में स्मृति ईरानी जी को बनाया जाता है, फिर प्रकाश जावड़ेकर आते हैं और फिर वहीं पर आकर के शिक्षा मंत्रालय खड़ा होता है। इसके बाद आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक और फिर धर्मेंद्र प्रधान। और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं और सवाल एक बड़ा खड़ा हो गया है कि आखिर शिक्षा मंत्रालय में ऐसा क्या है कि कोई टिकता नहीं है। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल कोइंसिडेंस है, संयोग है, या फिर हर मंत्री के रास्ते में विवादों का एक ऐसा स्पीड ब्रेकर आता है कि उसके बाद मंत्री का आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता है, या फिर यह शिक्षा मंत्रालय वास्तव में सिर्फ शिक्षा मंत्रालय है ही नहीं। दोस्तों, इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा और सोचिएगा कि गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा तय करता है, वित्त मंत्रालय आज की अर्थव्यवस्था को चलाता है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय भारत की आगे आने वाली 30 साल की जेनरेशन का DNA तय करता है। 25 करोड़ स्कूली बच्चे, लाखों फ्रेशर्स, IIT, IIM, एम्स और करोड़ों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, ये सब शिक्षा मंत्रालय से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, जब वित्त मंत्री से चूक होती है तो बाजार कुछ महीनों में संभल जाता है, लेकिन जब शिक्षा मंत्री से चूक होती है तो उसका खामियाजा एक पूरी की पूरी जेनरेशन को भुगतना पड़ता है। हाल ही में अलग अलग रिपोर्ट्स में इसी पैटर्न पर उंगली उठाई गई है। सवाल यह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों गए, सवाल यह है कि इस चेयर में ऐसा क्या है जो हर बार विवाद का मैग्नेट इसी के जुड़ जाता है। तो विवाद की इस पूरी कहानी को समझते हैं, कारणों को समझते हैं और डीप एनालिसिस करते हैं। और कहानी की शुरुआत करते हैं वर्ष 2014 से, जब बनती है मोदी सरकार और प्रथम अध्याय शुरू होता है स्मृति ईरानी के साथ। 2014 से 2016 तक ये भारत की शिक्षा मंत्री रहीं। और इस दौरान क्या क्या हुआ समझिएगा। जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से सरकार में आते हैं तो HRD मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, वह सौंपा जाता है स्मृति ईरानी को। माना जाता है कि ये प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज थी। विपक्ष ने उनकी डिग्री पर सवाल उठाए, लेकिन असली लड़ाई डिग्री की थी ही नहीं। असली लड़ाई थी जो कैंपस में विचारधारा को रीशेप करने की लड़ाई थी, वह थी रोहित वेमुला का मामला होता है, JNU विवाद होता है, यूनिवर्सिटीज़ की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। स्मृति ईरानी का कार्यकाल शिक्षा से ज़्यादा पॉलिटिकल वॉर जोन बन जाता है। परिणाम क्या होता है? 2016 में उन्हें कपड़ा मंत्रालय में भेज दिया जाता है। उनके कार्यकाल ने एक बात बहुत क्लियर इस्टैब्लिश कर दी थी कि भारत में शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा वैचारिक मुद्दा है। इसके बाद स्मृति ईरानी जी के जाने के बाद शुरू होता है दूसरा अध्याय और आते हैं प्रकाश जावड़ेकर। 2016 से 2019 तक ये शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं। एक फायर फाइटर की तरह आते हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी कार्यशैली, जो तूफानी कार्यशैली बनाई हुई थी, उसके बाद सरकार लाती है एक फायर फाइटर को, प्रकाश जावड़ेकर को, शांत, सौम्य और संतुलित।
इन्होंने क्या किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की, एनटीए की स्थापना की, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस पर विचार लेकर के आए। उद्देश्य था परीक्षाओं को पेशेवर बनाना। लेकिन नियति देखिए दोस्तों, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, 10वीं और 12वीं के छात्र सड़कों पर आ गए। जिस एनटीए को समाधान बना करके इन्होंने पेश किया था जावड़ेकर जी ने, वास्तव में वही एनटीए आगे आने वाले सालों में सबसे बड़ा विवाद बन गया इनके साथ, और यह एनटीए जो है इनके लिए एक मुसीबत बन गया। इसके बाद आता है तीसरा अध्याय, और इनके बाद बनाए जाते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो 2019 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे ये। इनका कार्यकाल भारत के इतिहास में दर्ज हुआ। 34 साल बाद आई भारत की पहली शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति NEP 2020, और मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई, मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम, ये सब का प्रयास किया इन्होंने। लेकिन तभी आ गया कोविड-19। डिजिटल डिवाइड, ऑनलाइन क्लासेस, परीक्षा टालने की मांगे और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर। 2021 में कैबिनेट को जब रीशफल किया जाता है तो पोखरियाल जी की भी विदाई हो जाती है। अब आते हैं चौथे कप्तान की ओर, और चौथे कप्तान हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2021 से हालिया इस्तीफे तक ये शिक्षा मंत्री बने रहे। चारों में सबसे लंबा कार्यकाल जो है वह धर्मेंद्र प्रधान जी का था। करीब 5 साल तक इन्होंने शिक्षा मंत्रालय को संभाला, NEP को जमीन पर उतारने का काम किया। लेकिन फिर शुरू हुए 2 ऐसे बवंडर जिसने इस मंत्रालय की नींव हिला दी। पहला था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो था, वहाँ से बहुत विवाद हुआ इसको लेकर के। तमिलनाडु से लेकर के दक्षिण के राज्यों ने सबने आरोप लगाया कि NEP के बहाने हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं रह गया, यह एक तरीके से फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की लड़ाई बन गया। इसके बाद NTA, नीट और पेपर लीक का संकट आया। भारत की परीक्षा प्रणाली का सबसे ढहता हुआ ढांचा सामने आया। दोस्तों आंकड़े समझिएगा, हर साल JEE, नीट, CUET, UGC नेट देने वाले करोड़ों बच्चे जब छात्र साल भर तैयारी करता है तो सुबह उठकर उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, यह वास्तव में छात्रों के भरोसे का कत्ल था, छात्रों के भरोसे का लीक होने था। साथियों, शुरुआती दौर में सरकार अपने मंत्री का बचाव कर रही थी। अगर आपने देखा हो, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का बचाव कर रही थी पूरी की पूरी सरकार। लेकिन जब छात्रों का गुस्सा मध्यम वर्ग के जनाक्रोश में बदल गया तो राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि इस्तीफा ही एकमात्र रास्ता बचा। जब दोस्तों परीक्षाओं में समझौता होता है ना, तो योग्यता का अपमान होता है, और जब योग्यता का अपमान होता है तो मध्यम वर्ग न भूलता है न माफ करता है। अब आइए इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कड़वे सच पर बात करते हैं। अगर 12 साल में 4 मंत्री बदल दिए गए, 4 चेहरे, स्टाइल बदला, नीतियां बदली, लेकिन विवाद नहीं बदले, तो समस्या क्या मंत्रियों में है या फिर इस सिस्टम के ताने बाने में है? वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों का यह मानना है कि शिक्षा, संस्कृति और सूचना प्रसारण ये सरकार के सॉफ्ट पावर मिनिस्टर्स होते हैं। दोस्तों जब NCERT की किताबें बदलती हैं ना, तो बहस सिर्फ इतिहास की नहीं होती, बहस इस बात की होती है कि भारत अपने अतीत को अब किस चश्मे से देखने जा रहा है। जब भाषा नीति बदलती है तो बहस केवल लैंग्वेज के मीडियम की नहीं होती दोस्तों, यह केंद्र बनाम राज्य की एक बड़ी लड़ाई बन जाया करती है। हर सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, आज़ादी से लेकर अब तक की हर एक सरकार पाठ्यक्रम लिखना चाहती है। हर विपक्ष आख्यान को चुनौती देना चाहता है, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ रहता है हमेशा भारत का छात्र। और सिर्फ यह विचारधारा की बात नहीं है दोस्तों, बात बजट की भी है, इसको भी समझिएगा। इंडियन एक्सप्रेस का डेटा अभी, जिस पर मैंने हाल ही में एक वीडियो भी किया था, यह रिपोर्ट बताता है, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस का डेटा बताता है कि शिक्षा के बजट में, केंद्रीय बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी जो 2013-14 में 4.6% थी, उसको घटाकर 2025-26 में मात्र 2.5 के स्तर पर लाया गया, आधा कर दिया गया। हालांकि कुल बजट में देखा जाए तो इसका आकार बढ़ा है, लेकिन क्या GDP का 6% शिक्षा पर देने का सपना अभी तक सिर्फ कागजों पर है, और क्यों इसे ज़मीन पर नहीं उतारा जा रहा? तो साथियों, एज अ टीचर एंड एज एन एनालिस्ट, मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक स्पष्ट मत भी समझें कि मिनिस्टर्स आर नॉट द सिस्टम नीड्स टू रिपोर्ट।
वास्तव में केवल मंत्री को बदल देने से अगर शिक्षा बदल जाती तो पिछले 12 सालों में हम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन मॉडल बना चुके होते। लेकिन मंत्री के बदलने से मॉडल नहीं बदला करते, सिस्टम वैसे ही चल रहा है। भारत के सामने असल में चुनौतियां क्या हैं? हमारे सामने चुनौतियां 5 मोर्चों पर हैं दोस्तों। सबसे पहला है क्वालिटी असेस का, क्वालिटी ओवर असेस का, यानी कि स्कूल में गांव में स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन क्या वहां पर 21वीं सदी की स्किल्स जो चाहिए बच्चों को वो मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है एग्जामिनेशन के गवर्नेंस का। एनटीए को स्वायत्तता के साथ साथ साइबर ग्रेड सिक्योरिटी और A to Z अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी दोस्तों। तीसरा है हायर एजुकेशन और R&D का। क्या हम AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के रिसर्च पेपर्स निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं। और चौथी के बाद 5वीं सबसे बड़ी चुनौती है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम पेडागॉजी। साथियों, शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद करना पड़ेगा। यह विचारधाराओं की लड़ाई का मैदान नहीं है, यह बच्चों के भविष्य को बनाने का एक तरीका है, एक जरिया है। और इसे हर सरकार पता नहीं क्यों और हमेशा उसे राजनीतिकरण के एंगल से लेकर के ही आगे बढ़ाना चाहती है। यदि आप यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस मुद्दे पर, इन विषयों पर आप ज़रूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। जैसे जीएस पेपर 2 में समवर्ती सूची और भाषा नीति के संघीय घर्षण है, फेडरल फ्रिक्शन है, उस पर नोट्स बनाइएगा। मानव पूंजी निर्माण और बेरोजगारी जीएस पेपर 3 में, इसके साथ साथ जीएस पेपर 2 में ही गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में शिक्षा, मानव संसाधन और सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, और निबंध में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया को लेकर के आप ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो साथियों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा कि उस समय सवाल यह था कि 12 साल में 4 शिक्षा मंत्री क्यों बदले गए, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। और असली सवाल यह है कि क्या हमारा एजुकेशन गवर्नेंस मॉडल इतना मजबूत बनेगा कि मंत्री आए या जाए, छात्र का भविष्य कभी अधर में ना लटके। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, सड़कें हों, पोर्ट्स हों, हाईवेज हों, ये देश को अमीर बना सकते हैं, देश को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, लेकिन केवल एक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था ही भारत को महान बना सकती है। और हमारे महान भारत के लिए आज़ादी के जो स्वर्णिम महोत्सव को हम पूरा सपना देख रहे हैं लेकर के, उसे पूरा कर सकती है। तो साथियों, आज के इस पूरे मुद्दे पर मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है। क्या यह देख करके आपको लगता है कि क्या यह केवल राजनीतिक उथल पुथल है या फिर गहरे संस्थागत क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। आपके विचार सम्मानजनक रूप से, आदरणीय रूप से स्वागत है उनका। वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे थे स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर क्लासेस मिलेंगी, 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगा और ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक बार हमारे ब्रोशर को हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 9,999 रुपीज़ के स्टार्टिंग प्राइस से और बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप यह कोड इस्तेमाल करेंगे PK Live। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको एडमिशन लेने में कोई समस्या है या आप हमारे वीडियोस के रेगुलर लिंक्स चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से टेलीग्राम और इंस्टा पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।